Hello guys, my name is Rohit Lodha and today I am going to discuss about one of the most difficult exams of India. Yes, I am going to discuss about UPSC. So many of my friends, relatives and a lot of prospective students as well, they called me up and they asked me about this exam कि सर ये एग्जाम होता क्या है, इसका एज स्टार्ट कब से हम एग्जाम दे सकते हैं, इसका कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, विच सब्जेक्ट्स टू रीड and और क्या other criteria है. So I thought why not to make a short video on UPSC exam itself. So without wasting any time, let's start with this discussion. So भाई UPSC एग्जाम जो है ना, इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग. अंडर दिस एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए सर्विसेज एंड ग्रुप बी सर्विसेज. All these are quite prestigious posts. And what are all jobs, services which comes under this? All India services के अंदर आता है IAS, IPS and IFS. So IAS stands for Indian Administrative Services, IFS stands for Indian Foreign Services and IPS stands for Indian Police Services. These are the cream jobs. These are the most influential jobs which you can get in this country. Along with that, there are group A and group B posts as well. So talking about group A posts, there's a long list of group A posts which you can see over here. Along with that, group B posts are also there, जिसके अंदर armed forces, headquarters, civil services. Along with that, DANIX, DANIPS also comes under this, right? Along with this, UPSC also recruit for other services other than all India services, group A and group B posts, जिसके अंदर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आता है, जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, मेडिकल ऑफिसर, देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज अंडर व्हिच कम्स अंडर दिस. मैंने पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर बना रखी है, आप उसको देख लेना. चलो आगे देखते हैं. अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई? आपके पास दो क्राइटेरिया है इसके लिए. एक तो आपकी एज जो है वो 21 साल की होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो. एंड सेकेंड इज यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विथ यू. अब कई बच्चे फोन करते हैं कि सर मैं अभी 3rd ईयर में हूं, क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं? हाँ दे सकते हो. बट जब आप ये एग्जाम, लेट्स सपोज आपने पहला लेवल, दूसरा लेवल और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो इंटरव्यू में आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए बताने के लिए. अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब मिलता है कि भाई आपने एग्जाम दे दिया बट अब रिजल्ट आना बाकी है, तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है उसके लिए मिल जाता है. ठीक है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो आप इस एग्जाम के लिए फिर भी अपीयर कर सकते हो. तो करीब करीब ये समझो कि आप जब 20 साल के हो तब इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो. हाँ, बट क्राइटेरिया इज आप अगर 21 साल के पूरे नहीं हुए हो तो आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते कंप्लीटली, दैट मींस. और ये जो 21 साल की जो लिमिट है ये भी कब से? 21 ईयर्स ऑन 1 अगस्त ऑफ द ईयर ऑफ द एग्जाम. जिस साल एग्जाम है उसके 1 अगस्त को आप 21 साल के पूरे होने चाहिए. अब जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 32 साल की आयु है, मतलब 32 साल तक वो एग्जाम दे सकते हैं और 6 अटेम्प्ट उनके लिए होते हैं. ओबीसी कैंडिडेट जो होते हैं जिनको उसमें भी नॉन क्रीमी लेयर जो है उनके लिए 35 ईयर्स एंड 1 अगस्त, 35 ईयर्स बाय द एंड ऑफ 1 अगस्त ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. SC ST के लिए 37 ईयर्स अगेन 1 अगस्त. एंड पीपल हु हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्मी फॉर 5 और मोर ईयर्स, उनके लिए भी 37 ईयर्स की एज लिमिट यूपीएससी ने प्रोवाइड कर रखी है. अब इसमें अटेम्प्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, उसका कोई मेंशन नहीं किया गया है इसमें. और इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो कि मैंने बताया आपको, एक ग्रेजुएशन होना इसके लिए जरूरी है. अच्छा, और एक बात, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मैं इस एग्जाम में अगर ग्रेजुएशन में अगर फेल हुआ हूं, या मुझे इंजीनियरिंग में ड्रॉप लगा हुआ हो, या फिर मैंने 10th 12th की मार्क्स मेरे 50% से नीचे हो या 60% से नीचे हो, तो क्या मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं? बिल्कुल. यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जो आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देती है. तो भाई आप अगर 3 बार फेल हुए हो, 4 बार फेल हुए, बट आपने ग्रेजुएशन कर ली तो भी चलेगा, या फिर आप IIT IIM वाले बच्चे हो तो भी चलेगा. तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप IIT IIM से हो, आप NIT से हो, या फिर आप किसी और XYZ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये भी नहीं फर्क पड़ता कि आप कितने बार फेल हुए हो. इट इज जस्ट दैट आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट?
उस पर्टिकुलर लीगल यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये एक प्रोसेस है उसके लिए। नाउ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, जो आईएएस आईपीएस आईएफएस और ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो, और ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट की जाती है उसका नेचर देख लेते हैं भाई। उसके अंदर 3 लेयर होती है, 3 लेवल्स होती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड थर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट। तो चलो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का नेचर देख लेते हैं। ये होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू वाला, वो एबीसीडी आता है उसमें से एक आपको टिक करना है, वो वाला। अब इसके अंदर पेपर जो होते हैं ना, वो 2 होते हैं, एक होता है जीएस और एक होता है सीसैट। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज मतलब आपको कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस एंड environment, economy, there are so many different, art and culture, there are so many different types of subjects are there। उन सबके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए रिलेवेंट बुक्स भी अवेलेबल होती है, आप सबको पढ़ो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो और आप इस जीएस के पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसकी पढ़ने की एक टेक्निक होती है, मैं किसी वीडियो में बनाऊंगा भी कि पढ़ने की एक्चुअल में आप न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ा जाता है। एक जो हम सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एक जो हम एक्चुअल यूपीएससी वाले बच्चे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कभी जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बेसिकली ये होता है जीएस का पेपर। इसी के साथ साथ एक सीसैट का भी पेपर होता है, बट भाई सीसैट का पेपर जो है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके मार्क्स आपके प्रीलिम्स पास होने ना होने के उसके लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। हाँ, आप एक 66.5 मतलब 1/3 मार्क्स अगर उसके अंदर आप लेके आ गए, तो आपके जीएस के मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए काउंट किए जाएंगे कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं अगले एग्जाम के लिए। उसके लिए अगर आपको सीसैट में उतने भी मार्क्स नहीं आते, तो आपके जीएस के पेपर को चेक ही नहीं किया जाएगा। ये समझ लीजिए आप। अब इसमें देखो, दोनों में सीसैट का पेपर हो या जीएस का पेपर हो, दोनों में 2-2 घंटे दिए जाते, एक ही दिन ये दोनों पेपर बैक टू बैक होते हैं। उसी के साथ साथ सीसैट में 80 क्वेश्चन होते हैं, तो हर क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स होता है, तो बेसिकली आपका 200 मार्क का सीसैट का पेपर हो गया। और जीएस का पेपर जो होता है, उसमें भी हर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स होते हैं, जैसे सीसैट में 2.5 मार्क्स है, जीएस में 2 मार्क्स है। इसका मतलब जीएस में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है, हर क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1/3 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, ठीक है। याद रखो, प्रीलिम्स जो है ये अगले एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए, बस इतने तक ही सीमित है। इसके मार्क्स आपके फाइनल टैली में कभी काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलो, इसी के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। चलो भाई, आपने अटेम्प्ट दिया, आप प्रीलिम्स पास हो गए, आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए आ गए। अब मेंस एग्जाम में आपके लिए 9 पेपर होते हैं। देयर आर टोटल 9 टेस्ट्स व्हिच आर कंडक्टेड, जिसमें से 7 पेपर जो होते हैं इसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और जो 2 पेपर होते हैं ना, जिसके अंदर एक रीजनल लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चूज करो, आप हिंदी चूज करो, तेलुगु, तमिल, मराठी, जो लैंग्वेज चूज करना है करो, उस लैंग्वेज में आपको एक पेपर लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर एक ऐसे होगा, कुछ ग्रामर होगा वगैरह वगैरह, और वो आपको पास करना है। बिल्कुल आसान होता है, कोई बहुत बड़ा उसमें ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते वगैरह, पेपर आसान होता है रिलेटिवली। बट अगेन, हर चीज को, किसी भी चीज को ग्रांटेड तो देखो नहीं लेना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक इंग्लिश का भी पेपर होता है, इंग्लिश में भी आपको पास होना होता है बस, ठीक है। तो ये 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर के मार्क्स होते हैं 300-300, तो 300 मार्क का रीजनल पेपर और 300 मार्क का इंग्लिश वाला पेपर। इसके अलावा एक ऐसे का पेपर होता है। अब ऐसे के पेपर में क्या होता है ना, देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है उसमें, जिसमें सेक्शन ए में आपको 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन बी में 4 ऐसे होते हैं, और उन दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी में से आपको कोई भी एक एक ऐसे, मतलब टोटल 2 ऐसे अटेम्प्ट करना है। करीब करीब ये समझ के चलो, आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि भाई हर ऐसे के अंदर आपको कम से कम 10 से 15 पेज का ऐसे लिखना है। तो 2 ऐसे मतलब आपको करीब करीब 30 पेजेस का एक 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, जिसके अंदर ये मार्क्स आपके टैली होंगे। अगले ये मेंस एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स में ऐसे के मार्क्स जरूर काउंट होते हैं। परहैप्स ऐसे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन एक्चुअली। इसी के साथ साथ बाकी जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन ओवर हियर। जनरल स्टडीज पेपर 1 जो 250 मार्क का होता है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एज वेल, ये सारे 250-250 मार्क्स के होते हैं। अब इनके अंदर होता क्या है, बेसिकली देखो, यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जिसको ऐसा कहा जाता है, एक फ्रेज तो आपने सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन।
बट यूपीएससी में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स में आपको मास्टरी चाहिए, बट एक सारे सब्जेक्ट में आपको एक मतलब एक इंफॉर्मेशन चाहिए, और एक सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टर होने चाहिए, कोई तो एक सब्जेक्ट, उसको कहते हैं ऑप्शनल का सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब जनरल स्टडीज 1 से लेके जनरल स्टडीज 4 तक आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो पूरे जीएस 1 से लेके जीएस 3 के पेपर तक इनमें क्वेश्चन आएंगे। आप उसका सिलेबस भी एक बार देख सकते हो। जीएस 4 का जो पेपर है ना, जो यहां पे लिखा हुआ है पेपर 5 जनरल स्टडीज 4, ये होता है 250 मार्क का पेपर, जिसके अंदर एथिक्स वाला पेपर होता है ये। तो भाई आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो आप कितने एथिकली करेक्ट हो, ये इस एथिक्स के पेपर में चेक किया जाता है। सो दिस इज एथिक्स पेपर एक्चुअली, जिसके अंदर आपको अलग अलग सिनारियोज दिए जाएंगे, आपको उस पर एक डायरेक्ट आंसर लिखना है वगैरह, ये सारे होते हैं इसके अंदर, राइट। इसके अलावा 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, दोनों 250 मार्क के 500 मार्क के पेपर होते हैं। अब देखो ऑप्शनल मतलब एग्जैक्टली है क्या। हमने जनरल स्टडीज के जो पेपर देखे, इसके अंदर आपको नाम ही उनका बताता है कि आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप एक रेगुलर करंट अफेयर पढ़ के भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बट अगर आप ऑप्शनल की बात करो, तो आपको ऑप्शनल के पेपर्स में ग्रेजुएशन तक का नॉलेज चाहिए, बीए तक का नॉलेज चाहिए आपको उसमें, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज आप एक इंजीनियर हो, बट आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया हुआ है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको बीए तक का नॉलेज चाहिए। सिमिलरली सोशियोलॉजी बीए तक का नॉलेज चाहिए। तो ये यूपीएससी ने क्राइटेरिया बना दिया है। बट अब पिछले कुछ सालों में ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो रहा है कि उनके क्वेश्चंस पूछने की लिमिट जो है वो थोड़ी बीए के भी ऊपर के लेवल की हो चुकी है, एंड देन दे आर आस्किंग क्वाइट लॉट ऑफ अप्लाइड क्वेश्चंस एक्चुअली। तो बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछने लगी है आजकल, तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ गई है ऑप्शनल में। हाँ, बट ऑप्शनल में आपको कितना मार्क्स आता है, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फाइनल सिलेक्शन, राइट। सो ये सारे पेपर होते हैं। अब इन जनरल स्टडीज 1 से लेके जनरल स्टडीज 4, ऐसे और आपके जो ऑप्शनल के मार्क्स होते हैं, इन सबको मिला के एक टोटल मार्क्स बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा। मतलब देखो इंडिया में पहले 2 से 2,500 बच्चे, 3,000 बच्चों के करीब करीब मेंस के लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है। प्रीलिम्स जो हमने पहले देखा, उसके लिए करीब करीब ये समझो कि 7 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से 15,000 बच्चे, 14 से 15,000 बच्चों का करीब करीब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सिलेक्शन करती है। उसके बाद 14 से 15,000 बच्चों में से 2-3 हजार बच्चे जो होते हैं उनके लिए, उनको मेंस में सिलेक्ट करती है। और इन सब 2-3 हजार बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। देखो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, ये याद रखना, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये ऑफिशियल टेस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा वहां पे कि आप जाओगे और आपको बिल्कुल आपके ऑप्शनल से रिलेटेड या आपके जीएस से रिलेटेड एकदम डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर पूछे भी गए तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप उसका बहुत ही शानदार जवाब दो कुछ, तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। जितना आपका नॉलेज चेक करना था वो ऑलरेडी चेक कर चुके मेंस एग्जाम में। तो जो ये इंटरव्यू है ना, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी चेक करने के लिए होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कि कोई आंसर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप किस तरीके से उसे टैकल कर रहे हो। क्या आप सीधा गिव अप कर रहे हो, या फिर आप कुछ ना कुछ सोच के उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप फंसा रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो, ये सारी चीजें चेक करी जाएगी। ये जब प्रीलिम्स और मेंस के दौरान आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसे कहते हैं डैफ फॉर्म। ये जो डैफ फॉर्म होता है ना, इसके अंदर आपकी सारी डिटेल ली जाती है कि भाई आपको कौन सी, आपकी हॉबीज क्या है, आप कहां से हो, आपको कौन सी पोस्ट पहले चाहिए, कौन सी पोस्ट बाद में चाहिए। तो आपको सारे रैंकिंग के हिसाब से पोस्ट डालनी पड़ती है, आपके चॉइसेस के हिसाब से। इसके साथ साथ आपको कौन सा कैडर चाहिए, कौन सा कैडर नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आपको उसमें भरनी होती है। अब ये पर्सनालिटी टेस्ट जो है ना, इसमें आपके डैफ फॉर्म को सामने रखा जाएगा, और उसमें से भी कई क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि भाई अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को सबसे नीचे रखा हुआ है तो क्यों रखा है नॉर्थ ईस्ट को सबसे नीचे, डज दैट मीन नॉर्थ ईस्ट इज अ पनिशमेंट पोस्टिंग। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, राइट। तो ये होती है पर्सनालिटी टेस्ट। सो दिस इज इट अबाउट दिस एंटायर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप मैंने आप लोगों को एक अच्छी आइडिया दी होगी कि यूपीएससी एग्जाम एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली बार, तब तक बाय बाय।